नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं इतिहास का है, हिस्ट्री। इतिहास में भी प्राचीन इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा पाषाण काल को प्रायः डैश भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। देखो यहाँ पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? इसने केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया था, इसने जासूसों के उपयोग को हतोत्साहित किया था, इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। बात बिल्कुल सही है। इसमें शासकों को शासन से बचने का सुझाव दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें शासकों को जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने का सुझाव दिया गया था। इस ग्रंथ में राजतंत्र का समर्थन किया गया था, जिसमें एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत पर शासन करेगा। इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना? शुंग साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी कुषाण साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में डैश के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के जारी किए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें दिनार कहा गया। ये सिक्के अपनी कलात्मक और सोने की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि कुषाण शासकों की तुलना में इसमें सोने की शुद्धता थोड़ी कम थी। ठीक है, तो आपको केवल याद रखना है कि कुषाण शासकों ने गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें दिनार कहा जाता था। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं? देखो, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। तो कौन सा नहीं है? मोहनजोदारो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो भारत में नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में इसकी खोज हुई थी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे तट पर स्थित था। ठीक है, अगर वही मोहनजोदड़ो पूछ लेगा सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, हड़प्पा एक प्राचीन शहर था जो कि रावी नदी के तट पर बनाया गया था। इसकी खोज 1921 में होती है और किसके द्वारा खोज की जाती है? रखाल दास बनर्जी के द्वारा। रखाल दास बनर्जी नहीं,
दयाराम साहनी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पसान स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? भीमबेटका, कोरनूल गुफा, होसंगी, सभी बराबर की गुफा नहीं है, पूरा पसान स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखो बराबर की जो गुफा है, आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बराबर की गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टान को काटकर किया गया है। इसका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, होसंगी और कुरनूल गुफा सभी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो बराबर की गुफा मौर्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? कौन सा शहर बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? द्वारिका, मुजिरिस, सांची, नहीं, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। तांबा जो था प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। ठीक है, कांसा जो तांबा और रागा का मिश्र धातु है की खोज इसी काल में हुई थी। इसे कांस्य युगीन कहते हैं, इसे कांस्य युग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो सिंधु घाटी और हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण भी थे, मतलब काम करने में प्रवीण थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृत पुरुषों का स्तूप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि हम यहाँ पर जीके के क्वेश्चन को तो कर रहे हैं, लेकिन अगर 20 जीके के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, तो उसमें से 7 या 8 के करीब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप करेंट के जो क्वेश्चन है उन्हें जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल वो करेंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं। आप EMRS का एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे करेंट के पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ के जाएं और करेंट के क्वेश्चन को भी पढ़ कर जाएं। नंबर 11। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो बनावली फतेहाबाद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल है। इस स्थल की खोज RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का जो है अभाव मिलता है। ठीक है, तो बनावली से आप याद रखेंगे, पहली बात तो मिट्टी से बने हल और जौ के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? लोथल। ऑप्शन नंबर सी सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, 1922 में
मोहनजोदड़ो की खोज होती है सिंधु नदी के किनारे रावी रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया था? कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल में से एक है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा स्थित है बताओ? धौलावीरा नहीं, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। कब? 1922 में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि थी? घोड़े की बलि थी। ऑप्शन नंबर ए। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष का एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों, ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र, शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में श्वेतरोपनिषद सन्निहित है? तो यजुर्वेद में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? किसके द्वारा? वाल्मीकि जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। आगे देखते हैं, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म हुआ था? शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भगवत गीता में कितने छंद हैं? 700। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुव्रत का जो सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? कौन थे? महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प नहीं है? तो किसमें नहीं है? नागार्जुन कोंडा में नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखो, पत्थर को काटकर बनाए गए स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल अजंता, कार्ले, नासिक, कन्हेरी इत्यादि, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तरासे शिल्पों के तहत नहीं आता है। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल है जिन्हें सर दर्शन के नाम से जाना था? सर दर्शन मतलब 6 स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है? बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 6। अगला देखते हैं, देखो, प्रथम बौद्ध संगीति पूछ लिया जाता है आपसे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था, अजातशत्रु के समय में। कहाँ किया गया था? राजगृह में। ठीक है। दूसरा है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, और 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था 72 ईस्वी में, और कुषाण के समय में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा भी हुआ था। ठीक है, राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में वर्मा के मांडले में हुआ था। छठी भी हुआ था, तो सिक्स्थ हुआ था कहाँ पे? देखो, हालांकि ये नहीं पूछा जाता आपसे, कावा में हुआ था। कावा ये 1954 में हुआ था, यूनू के संरक्षण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? अद्वैत का। ऑप्शन नंबर बी। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत से कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद से माधवाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बार्क। और शुद्ध अद्वैत बल्लवाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, रामानुजाचार्य। किससे? विशिष्टाद्वैत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? कौन सा है? बताओ। सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर डैश के लिए एक शब्द है? बौद्धों के लिए। ठीक है, बौद्ध के लिए। देखो, यहाँ पर त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के द कैनन ऑफ स्क्रिवेनरस, यहाँ पे स्क्रिवेनरस एक परिभाषित पद है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। अभिधम्म पिटक बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया? तो गंधार शैली के अनुसार तराशा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? लौह युग में। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया? कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? 16 महाजनपद मौजूद थे। ठीक है। काशी, आप देख सकते हो, काशी, अंग, कौशल, वश, मगध, वजी और भी है। वाराणसी इसकी राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वश की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजधानी ग्रीवरज और वजी की